Good evening, everyone. Welcome to ambitiousbaba.com. बैंकिंग अवेयरनेस क्लास नंबर 2। तो YouTube चैनल पे बैंकिंग अवेयरनेस क्लास 1 लॉन्च किया गया था 7 जून को। और आपकी कमेंट्स के और सजेशंस के लिए मेनी मेनी थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन। उसको हम लोगों ने बहुत ही मैन्यूटली देखा है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एक जो कमेंट है बाईलिंगुअल का, इसको हिंदी में ना इंग्लिश में भी पढ़ाया जाए, उसके लिए हम लोग कुछ वर्कआउट कर रहे हैं और जैसे ही कुछ अपडेट होगा वी विल गिव इट अपडेट यू। ठीक है। तो आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस क्लास 2। बैंकिंग अवेयरनेस क्लास 1 हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि कोई भी टॉपिक को जब कवर करेंगे उसके बाद से हम लोग उसका सैंपल क्वेश्चंस, कुछ सैंपल क्वेश्चंस हम लोग यही क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट लास्ट टाइम क्या देखा था, क्लास 1 में क्या क्या देखा था? आरबीआई, सब्सिडरीज ऑफ द आरबीआई और इवोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ओके, ये चीज देखा था। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो क्वेश्चन क्या देखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक इज इंश्योर्ड बाय द डीआईसीजीसी? ये हम लोग ने देखा था। डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म याद है अभी तक कि सब भूल गए? याद है ना? ठीक है। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर होगा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। देखो किसी भी तरीके के कोऑपरेटिव बैंक का जो है इंश्योरेंस का जिम्मा जो होता है वो डीआईसीजीसी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने देखा था कि डीआईसीजीसी एस्टेब्लिश कब हुआ है? डीआईसीजीसी एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1978 में। याद है नहीं ये सब? अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से कोर्स रिवीजन कर लेना। ठीक है। 15 जुलाई 1978। नबार्ड वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, चलो क्वेश्चन क्या है, नबार्ड किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? शिवारमन कमेटी। ओके, इसको भी एक्सप्लेन किया गया था लास्ट वीडियो में। और नेम द कमीशन दैट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में रिपोर्ट सबमिट किया था। 1926 में कोई बात नहीं मानी थी, फिर 1934 में इसको फिर से कंसीडर करके आरबीआई एक्ट पास किया गया था। ओके, फिर ये बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई एक्ट 1934, ट्रू और फॉल्स? द हेड ऑफिस ऑफ द आरबीआई वाज इनिशियली सिचुएटेड एट कलकत्ता, ट्रू और फॉल्स? आरबीआई हैज एस्टैब्लिश्ड एज a private owned entity, true or false? आरबीआई was nationalized in the 1949, true or false? All four are correct। ठीक है, ये चारों सही है। ऑल आर करेक्ट। अच्छा, अब नेशनलाइजेशन की हम लोग बात किए थे, चलो नेशनलाइजेशन पे थोड़ा सा और बताते हैं, उसके बाद हम लोग आज की टॉपिक पे आएंगे। नेशनलाइजेशन जब हुआ था, नेशनलाइजेशन की बैंक्स की जो हुई थी वो दो फेजेज में हुई थी। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो हुआ था वो टू फेजेज में हुआ था, फेज 1 एंड फेज 2। ओके, फेज 1 1969 में 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था और फिर फेज 2 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, 1980 में, याद रखना 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। हालांकि 14 + 6 20 जो काउंट है, ये काउंट अभी बहुत चेंज हो गया क्योंकि मर्जर मर्जर हो गई है तो कुछ रिड्यूस हो गया है, दो तीन बैंक मिल गए हैं मर्जर पे, अमागमेशन पे, एसबीआई इंक्लूड हुआ। ठीक है, इस तरह करके। तो नंबर ऑफ द नेशनलाइज बैंक इन इंडिया अभी एग्जिस्टिंग कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कितने फेज में हुआ ये जरूर आपको जानना है कि फेज एक 1969 में और एक 1980 में। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था और भी देखा था। और इस तरह के कई सैंपल्स क्वेश्चन जो हैं आपको ambitiousbaba.com के साइट पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। आप लोग जरूर उसको लगा ले और उसमें कोई भी डाउट है तो अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डालें, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2 पे आते हैं। क्लास नंबर 2 है आज का टॉपिक कमर्शियल बैंक, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, ये सब समझने से पहले टाइप ऑफ बैंक, टाइप ऑफ बैंक समझना बहुत जरूरी है। देखो ये एक ऐसा डाउट है जो लगभग सभी के दिमाग में रहता है कि बैंक के टाइप्स क्या है, कौन सा बैंक नेशनलाइज है, कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर में आता है, कौन सा बैंक पब्लिक सेक्टर में आता है। इसको इसको इस कंफ्यूजन को रूट लेवल पे जाकर समझेंगे कि है क्या बैंक। तो देखो बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक का मेरा यहाँ मेथोडोलॉजी आपको समझाने का, टाइप्स ऑफ बैंकिंग इस तरीके से होगा कि पहले ये जानना है कि बैंकिंग मेथोडोलॉजी क्या है। बैंकिंग है क्या? बैंकिंग क्या है? बैंक एक सुविधा है जो कस्टमर्स को मिलती है अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए, उससे लोन लेने के लिए, उससे कुछ प्रोडक्ट बाई करने के लिए, उसमें डिमांड डिपॉजिट ड्रॉप करने के लिए, उससे सेविंग अकाउंट जनरेट करने के लिए, करंट अकाउंट जनरेट करने के लिए, इस तरह की सारी सुविधाएं जो जो कस्टमर को प्रोवाइड कराती है वही बैंक है।
वही बैंक है और यही टर्मिनोलॉजी बैंकिंग है। ठीक है, तो बैंकिंग का सबसे पहले ये देखना है कि जो बैंक डायरेक्ट पब्लिक के पास पहुंचती है कमर्शियल पर्पज से, कमर्शियल पर्पज के लिए बैंक जब पहुंचती है तो वो बैंक में आ जाता है कमर्शियल बैंकिंग। ठीक है, और जो इस पर्पज को जो बैंक डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता है पब्लिक से, उसको बोलते हैं नॉन कमर्शियल बैंकिंग। नॉन कमर्शियल बैंकिंग, मैं बस एक टर्मिनोलॉजी में इसको डाल रहा हूँ, एक अम्ब्रेला के अंडर डाल रहा हूँ नॉन कमर्शियल बैंकिंग। लेकिन क्या है ये नॉन कमर्शियल बैंकिंग? कमर्शियल बैंकिंग के अलावा और कौन से बैंकिंग के टाइप्स हैं ये हम लोग अलग वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी के लिए आप बता लो कि कमर्शियल बैंक वो कमर्शियल बैंक है जिस बैंक में पब्लिक का डायरेक्ट इंटरेक्शन है बैंक से, उस क्योंकि कमर्शियल पर्पज से, कमर्शियल पर्पज के कारण ये पब्लिक बैंकिंग हो गई। तो यहाँ तो पहले लेवल 1 पे आप डिफाइन कर लो। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इस वीडियो पे कमर्शियल बैंकिंग। अभी आपको यहाँ पे दिख गया कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक के बगल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉन कमर्शियल बैंकिंग। बस एक टर्म मैं बता रहा हूँ आपको नॉन कमर्शियल, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं, वो नाम अभी देख लेंगे इसकी लिस्ट में जो आता है। ठीक है, तो ये लेवल 1 पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि आइदर ये इट इज इंटरेक्टिंग विद कस्टमर और नॉट, उसके हिसाब से आपने डिफाइन किया कि कमर्शियल है और कुछ और है। सेकंड, अब कमर्शियल के टाइप्स देखते हैं। कमर्शियल बैंकिंग कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के, शेड्यूल्ड बैंक एंड द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब ये इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि शेड्यूल्ड बैंक वो है जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आता है। ओके, ये किसकी गाइडलाइन फॉलो करता है? ये फॉलो करता है गाइडलाइन आरबीआई का। आरबीआई को अगर इसके पास पैसे ज्यादा हैं तो ये आरबीआई को डिपॉजिट कर देता है। अगर ये अचानक से कुछ उसमें प्रॉब्लम में है तो आरबीआई से पैसे बोरो कर सकता है। लेकिन इस तरह की सुविधाएं फैसिलिटीज नॉन शेड्यूल्ड बैंक को नहीं है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक डजंट कम्स अंडर द रेगुलेशन एक्ट ऑफ द आरबीआई एक्ट 34। तो एक चीज ये बहुत क्लियर कर लो। ठीक है, ये लोकल एरिया बैंक जो होते हैं ना, लोकल एरिया बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब शेड्यूल्ड बैंक्स के जब तुम टाइप, तो यहाँ लेवल 2 क्या होगा? लेवल 2 यहाँ ये हो गया कि आरबीआई इसकी किसको फॉलो करता है, टू हुम इट फॉलो, टू हुम इट फॉलो, इसके हिसाब से ये हो गया कमर्शियल। पहले बैंकिंग क्या थी, टाइप्स क्या है, टाइप्स बैंकिंग का तरीका क्या है। और तीसरे लेवल पे तब अब आओ कि हु इज ओनर, ओनर कौन है बैंक का। अगर ओनर गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है तो वो पब्लिक बैंक में आता है। अगर ओनर उसमें डायरेक्ट प्राइवेट है, प्राइवेट पार्टनर्स हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो प्राइवेट बैंकिंग में आता है। और अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में निवेश करके, इंडिया में इन्वेस्ट करके अपनी बैंक के ब्रांच खोलता है तो वो फॉरेन बैंक के अंदर आता है। लेकिन इन सारे बैंक को, आइदर वो फॉरेन बैंक हो या वो प्राइवेट बैंक हो या वो पब्लिक बैंक हो, सब बैंक आता है शेड्यूल्ड बैंक के अंडर अम्ब्रेला में। और शेड्यूल्ड बैंक के अम्ब्रेला में आने का मतलब है कि दैट हैज टू बी फॉलो द एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन 1949। दोनों चीजें इनको कवर करनी है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया आज कंसेप्ट की क्या है कमर्शियल बैंकिंग, शेड्यूल्ड बैंकिंग, नॉन शेड्यूल्ड बैंकिंग, नॉन कमर्शियल बैंक क्या है। अभी जो मेरा टॉपिक मैंने आपसे बोला था कि डिसाइड करेंगे वो ये है कि अब कमर्शियल बैंक के अलावा कौन से बैंक है। देखो कमर्शियल बैंक के अलावा बैंक है डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए जो बैंकें बन जाती है, स्पेशलाइज पर्पस के लिए, जैसे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एनएचबी का संगठन होना, एनएचबी वो डेवलपमेंट बैंक आ गया। जैसे कि एग्रीकल्चर और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड आ गया, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सिडबी बैंक है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए एग्जिम बैंक है। ये सब स्पेशलाइज्ड बैंक हैं जो कि डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करती। अब नाबार्ड में तो किसी के अकाउंट नहीं है ना, नाबार्ड तो कस्टमर से जाकर बात नहीं करती। नाबार्ड कस्टमर से बात नहीं, ये किससे बात करती है? नाबार्ड उन बैंकों से बात करती है जो कस्टमर से बात करते हैं, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। नाबार्ड किसको रेगुलेट करती है? नाबार्ड इनको रेगुलेट करती है और ये फिर कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह के बैंक को डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। फिर इसके अलावा बैंक देख लो, जैसे जैसे बैंकिंग रिवॉल्यूशन हुआ, बैंकिंग रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आया, पेमेंट बैंक आया। पेमेंट बैंक के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एसएफबी है, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग। ठीक है, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव का तो नाम सही है कि पब्लिक की सहायता के लिए कोऑपरेटिव बैंक बना, अर्बन, रूरल, इस तरह के हैं। ठीक है, तो ये सारे बैंकिंग के टाइप्स हो गए। इस पूरे स्लाइड्स में आपको क्लियर हुआ कि बैंकिंग कैसे करना है। अब आओ देखते हैं कमर्शियल बैंकिंग। Commercial bank. Commercial bank is a type of bank that provides services such as accepting deposit, making business loans,
ऑफरिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट इज ऑपरेटेड एज ए बिजनेस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हर वो कमर्शियल बैंक, हर वो बैंक जो कि कस्टमर से इंटरेक्ट करती है, कस्टमर को सपोर्ट करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है इन टर्म्स ऑफ द डिपॉजिट, इन टर्म्स ऑफ द मेकिंग बिजनेस लोन्स, इन टर्म्स ऑफ द बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, वो सब सारे प्रोडक्ट कमर्शियल बैंक में आती है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक की जब बात कर रहे हैं तो चलो एक एसबीआई की भी बात कर लेते हैं थोड़े में, एसबीआई बैंक को भी कवर कर लेते हैं। एसबीआई बैंक का पता होगा आपको, बैंक ऑफ कलकत्ता, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा हिस्ट्री दिया था लेकिन यहां समझ लेते हैं। बैंक ऑफ कलकत्ता, ओके, 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्टैब्लिश हुआ था, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ठीक है, ये तीनों बैंक जो अलग अलग ऑपरेट कर रही थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों का एमागमलेशन हुआ, मर्जर हुआ, संगठित हुए, और ये संगठित होकर 1921 में 1921 में ये किस बैंक से, बैंक के नाम से जाना गया? इंपेरियल बैंक। ओके, इंपेरियल बैंक। तो 1921 तक इनका जो था, जिससे 1806 से 1921 तक बैंक ऑफ कलकत्ता, 40 से 1921 तक बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास 1843 से 1921 तक, 1921 में इंपेरियल बैंक का, इंपेरियल बैंक के नाम से जाना गया। यही बैंक, इंपेरियल बैंक, 1955 में, 1955, अगर बहुत स्पेसिफिकली देखा तो 1 जुलाई 1955 में इसका नाम हुआ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। he was this bank is the मेन प्रोमोटर, मेन एजेंट ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, और 1959 में फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरीज एक्ट को भी पास कर दिया गया और कई 6 प्रोविंसेस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस खोल दी गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, जब 1921 से 1955 का जो ये जर्नी था एसबीआई का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ मिलकर, आरबीआई के पास 60% का स्टेक था और इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक नया नाम दे दिया, इंपेरियल बैंक को नया नाम दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन हुआ क्या, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक वो रहा, एक प्रॉब्लम रही, क्योंकि आरबीआई जो था वो बैंकिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी था, आरबीआई बैंकिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी था, और उसके अंदर ही एक मेन बैंक था एसबीआई। तो ये बाद में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कारण बना कि जो बैंकिंग रेगुलेशन अथॉरिटी है और उसी को बैंकिंग कंट्रोल है, उसी को मेन बैंक मिल गया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डर था। ठीक है, कि एसबीआई को फिर इस तरह कोई फ्रीडम नहीं मिलेगी, एसबीआई को कोई भी चीज रेगुलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से स्टेक लिया 60%, आरबीआई से 60% स्टेक का जो है ट्रांसफर किया अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कर दिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, तो ये जो आरबीआई की जो पूरी हिस्ट्री है, ये जो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, उसके पीछे कारण यही था कि उसको आरबीआई से अलग करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो मेन प्रोमोटर था और मेन बैंकिंग रेगुलेशन अथॉरिटी के पास कोई बैंक ना पहुंचे। ठीक है, ये एक हो गया। अच्छा, दूसरा इस बात में एक चीज और समझ लो, यहाँ पे आप लोग नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया क्यों जाता था, क्या जरूरत पड़ती थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने की, राष्ट्रीयकरण बैंक करने की जरूरत क्या पड़ती थी? जरूरत ये पड़ती थी कि जितने भी बैंक्स थे उनके जो मेन टारगेट हुआ करते थे वो रिच पीपुल हुआ करते थे। मेन टारगेट इसका बड़ी सिटीज होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि यहां पे प्रमोट करने से ज्यादा स्कोप ऑफ वर्क है। ठीक है, तो वो कभी भी रूरल एरियाज को टच नहीं करते थे, या कह सको कि फार फ्लंग एरियाज को टच नहीं करते थे। वो या तो बॉम्बे में, या तो दिल्ली में, या तो बैंगलोर में, या तो कलकत्ता में, इस तरह करके स्टेब्लिश कर रहे थे। लेकिन तब इन्होंने राष्ट्रीयकरण करके बोला कि हर बैंक को अपनी फैसिलिटीज जो है रूरल एरियाज तक लेके जानी होगी, रूरल एरिया तक लेके जानी होगी, और बैंक को एक डेफिनिट पॉलिसी के अंडर काम करनी होगी, एक डेफिनिट पॉलिसी के अंडर काम करनी होगी। ठीक है, और इनको रेगुलेट कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा? इनको मॉनिटर करेगा आरबीआई। तो जब तक आरबीआई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, इनको अगर कोई बैंक नहीं मिलेगा जिसको ये देखेगा, निगरानी करेगा, तब तक इस आरबीआई का बैंक ऑफ बैंक्स कहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसको तो कोई एक बॉडी चाहिए थी जो कि जिसको ये रेगुलेट कर सके। तो इस तरह करके बैंकों का नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ, राष्ट्रीयकरण स्टार्ट हुआ, कि अब जो इन बैंकों को एक स्ट्रिक्ट डेफिनिट पॉलिसी को फॉलो करना था और एक डेफिनिट गाइडलाइंस के थ्रू जाना था,
जो कि रेगुलेट हो रहा था आरबीआई से। तो ये कारण था नेशनलाइजेशन का। ठीक है, ये हो गया एसबीआई बैंक की आपकी बात हो गई। अब चलिए आप आगे देखते हैं, कमर्शियल बैंक में एसबीआई बैंक में हम लोग कवर कर लिए। वेरी गुड। तो इसको याद रखना, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक की को स्टार्ट किया गया था। एक्सिम बैंक का जो स्टार्ट करने का जो कारण था, अच्छा एक्सिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये किस तरह का बैंक है? स्पेशलाइज्ड बैंक है, पर्पसफुली बैंक है। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द 1982। और जैसे ही 1982 की बात आती है तुरंत दिमाग में रखना है कि इस समय 1982 में कौन एक और बैंक हुआ था एस्टैब्लिश? नबार्ड। ये भी स्पेशल पर्पस था, स्पेशल पर्पस बैंक था, डेवलपमेंट बैंक था। तो एक्सिम बैंक का जो एक्सिम बैंक जब स्टार्ट हुआ था, इट वाज हैविंग द मीटिंग लोन रिक्वायरमेंट। इट इज इमर्ज्ड टू मीटिंग लोन रिक्वायरमेंट ऑफ इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, ऑफ इमर्जिंग मार्केट। लेकिन बाद में ये देखा गया कि बैंकों का ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस या कह सको इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा जरूरत है। अब उसकी एक पॉलिसी बनाने के लिए, उसके गाइडलाइन फॉलो करने के लिए एक्सिम बैंक का रोल सामने आया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका नाम ही बता रहा है, EX स्टैंड्स फॉर द एक्सपोर्ट और IM स्टैंड्स फॉर द इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्रुप, क्या मार्केटिंग ग्रुप रहेगा, क्या सर्विस ग्रुप रहेगा, इंटरनेशनल, ये ट्रेड फाइनेंस मतलब इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस की ग्लोबल प्रेजेंस बन सके एक्सिम बैंक का, उसके लिए एक्सिम बैंक का क्या कहते हैं, फॉर्मेशन हुआ एक्सिम बैंक का। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन अगर स्पेसिफिकली अगर डेट देखो तो फर्स्ट जनवरी 1982 में एक्सिम बैंक स्टार्ट कर दिया अपना ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है। और एक्सिम बैंक के जो 3 मेन पिलर हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है याद रखना, 3 मेन पिलर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिम बैंक की कौन कौन से हैं? फैसिलिएटर, जो फैसिलिएट कराएगा, फाइनेंसर, जो फाइनेंस करेगा, एंड देन प्रोमोटर। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपके और 4 ऑप्शन पूछ देंगे कि एक्सिम बैंक इनमें से किस पे, उनके एक्सिम बैंक के कौन पिलर नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, फैसिलिटेटर, फाइनेंशियल एंड द प्रोमोटर एंड द कंज्यूमर या एक्सपोर्ट मार्केट दे देगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, बस ये 3 चीज है। ठीक है ना, फैसिलिटेटर, फाइनेंशियल एंड द प्रोमोटर, ये एक्सिम बैंक के आपके मेन पिलर है। और इसके अभी जो करंट एग्जिट MD है वो डेविड रखिशाना है। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि इनका नाम आएगा डेविड रशियाना का, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं ये MD एक्सिम बैंक के हैं। तो जो पूछा रहेगा नबार्ड के MD कौन है, उसमें आपको कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तैयारी करने का आपको मेन एजेंडा ये होना चाहिए कि आप अपने क्वेश्चंस को एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी अपने आप को तैयार करें। नॉलेज पर्सपेक्टिव भी तो बढ़ते रहेगा, लेकिन सबसे मेन टारगेट क्या है, आपको एग्जाम निकालना। ठीक है, चलो अब आते हैं पेमेंट बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक का हिस्ट्री जो है ऐसे स्टार्ट हुई। देखो ये सबसे पहले तो ये बता दूं कि पेमेंट बैंक का, इसको न्यू बैंक मॉडल बोलते हैं, न्यू बैंक मॉडल। ठीक है, एंड दैट कंसेप्ट जो है ये कंसेप्चुलाइज किया आरबीआई ने। आरबीआई का ये मानना था कि कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज हैं, कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां तक बैंक इंडिविजुअल्स तक पहुंचना था। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट बैंक कहाँ पहुंच रही थी, बैंक के पास पहुंच रही थी। बैंक किसके पास पहुंच रहा था, फार फ्लंग एरियाज में पहुंच रहा था, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में पहुंच रहा था। अब इनका टारगेट हुआ कि अब इंडिविजुअल्स के पास पहुंचते हैं, इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल्स के पास पहुंचते हैं। इंडिविजुअल्स के पास पहुंचने के लिए आपकी जो बैंकिंग जो की थी उसको पेनिट्रेट करना था रूट लेवल तक, रूट लेवल तक पेनिट्रेट करना था, मतलब यूजर तक पहुंचना था। इसके लिए एक नई पेमेंट बैंक का कंसेप्ट जो है आरबीआई ने कंसेप्चुलाइज किया, उससे सोचा और लगा कि ये बैंक जो है पेमेंट बैंक के नाम से हम लोग कुछ स्टैब्लिश कर सकते हैं। आरबीआई का ये जो कंसेप्ट था, आरबीआई ने अपने इस कंसेप्ट के लिए एक कमिटी बनाई, कमिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड द लो इनकम हाउस होल्ड और स्मॉल बिजनेस के लिए 23 सितंबर 2013 को आरबीआई ने कमिटी का रिकमेंडेशन दिया, जो कि नचिकेत मोरे जी के सुपरविजन में गाइडेंस हुआ। ठीक है, आरबीआई ने इसको फॉर्म किया। 7 जनवरी 2014 को नचिकेत मोर कमेटी जी ने अपने फाइनल रिपोर्ट को सबमिट किया। ठीक है, इसके पहले उन्होंने क्या कहते हैं 17 जुलाई को एक ड्राफ्ट गाइडलाइन भी पास कर दिया था,
17 जुलाई को आरबीआई ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज किया कि पेमेंट बैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या क्या पेमेंट बैंक करेगा। और लेटर ऑन 27 नवंबर 2014 आरबीआई ने फाइनल गाइडलाइन पेमेंट बैंक का रिलीज कर दिया। ठीक है, स्टोरी यहाँ एंड नहीं हुआ, स्टोरी फिर उसके बाद से फरवरी 2015 में आरबीआई ने लिस्ट रिलीज की उन प्रोबेबल पेटीएम पेमेंट बैंक्स की। और अगेन फिर से इन्होंने नचिकेत मोर जी को ही ये असाइन किया कि आप इवेल्युएट कीजिए कि कौन सी बैंक, इवेल्युएट करने के लिए कि क्या ये बैंक एलिजिबल है पेमेंट बैंक के लिए कि नहीं। ठीक है, और देन फाइनली 2015 में ही, लेटर 2015 इन नवंबर 2015 आई गेस, उन्होंने 11 बैंक को फाइनली लाइसेंस दिया, फॉर इन प्रिंसिपल लाइसेंस मिला। ठीक है, और अगर फर्स्ट लाइव बैंक जो अभी लाइव अगर देखा जाए तो भारतीय एयरटेल वाज द फर्स्ट बैंक। भारतीय एयरटेल, तो ये याद रखना, ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लाइव पेमेंट बैंक को लाइसेंस किसको मिला, तो भारतीय एयरटेल को मिला। ठीक है, चलो अब पेमेंट बैंक को और समझते हैं। अब पेमेंट बैंक के फीचर्स को समझते हैं, फंक्शंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेमेंट बैंक, इसलिए इसको बिल्कुल आराम से सुनेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे पेमेंट बैंक को, कि पेमेंट बैंक से क्वेश्चंस, क्योंकि अब पेमेंट बैंक से क्वेश्चंस बहुत रेगुलरली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। वो बैंकिंग का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, पेमेंट बैंक के 2-3 क्वेश्चन हर साल फिक्स हो गए हैं। ठीक है, अभी के लिए तो देखो, किसी भी बैंक को पेमेंट बैंक बनने के लिए सबसे पहले जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन्होंने रखा वो था, उस उस यूनिट का मिनिमम कैपिटल बैंक जो रिक्वायरमेंट था वो 100 करोड़ किया। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो है नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको तुरंत पढ़ लेना है। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला कि पहले 5 साल, फर्स्ट 5 ईयर्स तक जो भी प्रोमोटर्स रहेगा उसका 50% से स्टेक कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया कि ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है प्रमोट करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए सामने आ जाएं और फिर पता चले कि वो कंपनी जो है अपना प्रमोशन, जो कंपनी है प्रमोटर से अपना नाम खींच ले। तो इसके लिए उन्होंने एक कंसेप्ट किया कि 5 साल तक किसी भी जो प्रमोटर रहेगा उसका स्टेक 50% से कम नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहा होगा कि इसमें फॉरेन का पैसा लग सकता है कि नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही लग सकता है पेमेंट बैंक में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो एफडीआई पॉलिसी के तहत होनी चाहिए। अब उसका क्या परसेंटेज रहेगा, कैसे परसेंटेज रहेगा, जो एफडीआई पॉलिसी में रूल रहेगा वही रूल यहाँ पे लागू हो जाएगा। फिर इसमें मैक्सिमम लिमिट किसी एक कस्टमर का किया उन्होंने 1 लाख रुपए, 1 लाख पर कस्टमर वॉज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, फिर इनको बोला गया कि देखो, आप जो है क्या कहते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आप मनी लेंड नहीं कर सकते, मनी जो है दे नहीं सकते, यू कैन नॉट गिव लोन्स। ये इनको बहुत क्लियर करके बोला गया। और उसके बाद से इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों ये पेमेंट बैंक बना, अब यहाँ पे आपको इसकी चीज देख के समझ में आएगा कि 25% ऑफ योर ब्रांच विल बी इन एरिया विच इज अनबैंक्ड। अब यही थी ना, यही हम लोग यही समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, कि वो कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज, कुछ ऐसे लो इनकम हाउस होल्ड जहाँ पे बैंकिंग अभी नहीं पहुंचा है, वहां पे पहुंचने के लिए इन्होंने बिना बैंकिंग रेगुलेशन, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि उनको सेटअप करने के लिए उन्होंने इनको पेमेंट बैंक के ऑप्शंस को ओपन किया। अब इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम इनके 25% जो इनकी ब्रांच होंगे वो अनबैंक्ड एरियाज में रहेंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा डीप रूट लेवल पे डीप डाइव हो सकता है, पेनिट्रेट हो सकता है और बैंकिंग हर जगह पहुंच सकती है। दिस वाज द ओरिजिनल कंसेप्ट। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला कि बैंक और कस्टमर कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आपको अपने बैंकिंग के नाम में पेमेंट बैंक यूज करना ही करना है, पेमेंट बैंक अपने नाम में यूज करना ही करना है। इसीलिए देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा बैंक था, इसीलिए इसको डिफरेंशिएटेड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ सके कि डिफरेंशिएटेड बैंक में, डिफरेंशिएटेड बैंक का मतलब क्या है, तो वो पेमेंट बैंक ही होता है। ठीक है ना, ओके। फिर इन्होंने अब इसका एक ये कंसेप्ट बताया कि लाइसेंस जो मिलेगा, जो फाइनल लाइसेंस मिलेगा, दैट इज अंडर सेक्शन 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर क्या है? 1949, ये कभी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के 22nd सेक्शन के तहत आपको लाइसेंस मिलेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और जो कंपनी होगी पेमेंट बैंक की, वो 100% रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये बहुत की पॉइंट्स है पेमेंट बैंक के, सारे एक जगह कलेक्टेड आपको पेमेंट्स बैंक के की पॉइंट्स मिल गए हैं। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, यही है आपके पेमेंट बैंक की, और इसी 9 पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो यहाँ पे और टाइप, ये एग्जांपल्स भी देख लो कुछ बैंक के, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। अच्छा देखा यहाँ पे उन्होंने क्योंकि ये रूल लगाया था, इसीलिए देखो कि सबके नाम में जो है पेमेंट बैंक आपको दिख रहा है। आप कोई भी पेमेंट बैंक का देख लो तो इससे देखिए कस्टमर इमीडिएटली समझ जाता है कि अच्छा ये पेमेंट बैंक है। बल्कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी यही कहानी है, देख लो। ओके, ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट बैंक पे। नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक को समझते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के नाम से ही बताता है कि ये पब्लिक की सहायता के लिए बैंक का इसका निर्माण हुआ। ठीक है, नाउ कोऑपरेटिव बैंक इज अ रिटेल एंड कमर्शियल बैंकिंग ऑर्गेनाइज ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस। कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टेक्स डिपॉजिट एंड लेंड मनी। ठीक है, अभी पेमेंट बैंक में हम क्या नहीं कर सकते थे, मनी लेंड नहीं कर सकते, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में ये सब कुछ कर सकते हैं, और इट इज ऑलमोस्ट कवर ऑलमोस्ट होल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, और इसका मेन कारण यही है कि किसी भी तरीके का फैसिलिटी, चाहे वो रूरल एरिया हो अर्बन एरियाज हो, जो इस एरिया में बैंकिंग उतनी तरीके से नहीं पहुंची है, इसका मेन टारगेट है फिनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन इन द बैंकिंग। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक्स के जो हेड्स होते थे वो एक से ज्यादा हेड्स होते थे। एक कोई कोऑपरेटिव बैंक है वो आरबीआई, वही आरसीएस रजिस्टर्ड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और नबार्ड। ठीक है, ये तीनों हेड हो सकते हैं किसी कोऑपरेटिव बैंक के। कोऑपरेटिव बैंक को इनको भी रिपोर्ट सबमिट करना है, इनको भी रिपोर्ट सबमिट करना है, इनको भी रिपोर्ट सबमिट करना है। तो इस तरीके के बैंक को कोऑपरेटिव बैंक का नाम दिया गया था। और फिर फाइनली ये किसको पहुंचते हैं, ये यूजर्स के पास पहुंचते हैं, स्टेट, अर्बन, रूरल ऑफ देन यूजर। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन करने के लिए फार्मर्स को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, छोटे छोटे जगह पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज है वहां पे जो क्रेडिट अगर पैसा देना है तो उसके लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बनाए। ये दो तरह के हैं, एक किसी अगर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी है दैट कम्स अंडर द एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। देन नॉन एग्रीकल्चर में, अब एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, या उनको क्रॉप्स के लिए चाहिए, या उनको अपने मशीन्स के लिए चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म्स में आ जाएगा, या उनको कुछ ऐसी जगह खर्च करना है जहाँ पे बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो दैट कम्स अंडर द लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, फिर अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे तो स्टेट कोऑपरेटिव है, सेंट्रल कोऑपरेटिव है, प्राइमरी एग्रीकल्चर है। ये हिरार्की लेवल पे देखो, सबसे पहले चीजें प्राइमरी एग्रीकल्चर में पहुंचती है। प्राइमरी एग्रीकल्चर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास पहुंचता है, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास पहुंचता है एरियाज के फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। इन टर्म्स अगर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो नॉन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जो है सेम चीज है, आप मतलब क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब आओ रीजनल रूरल बैंक पे। रीजनल रूरल बैंक, ओके, रीजनल रूरल बैंक वर established अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस पास्ड इन 1975 एंड आरआरबी एक्ट 1976। देखो नरसिम्हम कमिटी वर्किंग ग्रुप, ये चीज समझना, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप हुआ करता था 1975 में। इन्होंने ये बोला था, एक टर्म क्वाइन किया था, सर्विंग द अनसर्व्ड। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी शायद इसका जिक्र किया था, सर्विंग द अनसर्व्ड। सर्विंग द अनसर्व्ड का मतलब ये था कि अर्बन एरियाज के अलावा रूरल एरियाज में हर घर में जो फैसिलिटी पहुंचाने की बात की गई थी, सर्विंग द अनसर्व्ड। जो अनसर्व रह चुके हैं, जो के पास नहीं पहुंचेगा, उनको सर्व करने के लिए नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप ने ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट with a view to include rural areas into economic mainstream. Since that time about 70% of the population was the rural orientation। ठीक है, देखो अभी अर्बन और रूरल में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 70% था, 70% था, और अभी भी अगर नए उसमें भी देखा जाए तो इसमें 65% के आसपास है, 68% के आसपास है, इसमें 32-35% है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में। ज्यादा से ज्यादा पैसे कहाँ की जरूरत होती है, यहाँ पे होती है। इमर्जिंग मार्केट कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप ने ये डिसाइड किया था कि
ने सुझाव दिया था कि एक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की जा सकती है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रीय विकास, ठीक है, बैंक की ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। डेवलपमेंट प्रोसेस जो आरआरबी का था वो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में, और पहला लाइव बैंक, याद रखना, पहला रीजनल रूरल बैंक प्रथमा बैंक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, प्रथमा बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या रीजनल रूरल बैंक है, याद रखना कि फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक है। और इनिशियली अगर कैपिटल देखा जाए तो 5 करोड़ का कैपिटल था स्टार्टिंग में। ओके, नाउ इट हैज बीन रीच्ड अप टू 10 टाइम्स और 100 टाइम्स, 500 करोड़, ठीक है। तो इसमें ठीक है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट 50% है, स्पॉन्सर स्टेट गवर्नमेंट 15 है, स्पॉन्सर बैंक 35% है। और अभी क्योंकि पहले तो 58 59 रूरल बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन अभी जो बैंकिंग में जो एक नया कल्चर है मर्जर एंड एक्विजिशंस का, मर्जर एंड एक्विजिशंस का, एमलगमेशन, उसके उसमें अभी कितने टोटल आरआरबी हैं, ये जो डेटा है वो 1 अप्रैल 1920 के हिसाब से अभी के टाइम में जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो 43 रूरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ठीक है। ये चीजें तुम्हारी क्लियर है। नाउ अगेन वी विल कम टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफबी। दे आर established एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अंडर द कंपनी, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। दे आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको चलो यहाँ पे समझते हैं। इसका स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे बड़ा टारगेट यह था कि बेसिक एक्टिविटीज, बेसिक फैसिलिटी लाइक डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। देखो ये चीज याद रखना, पेमेंट बैंक को ही एक लेंडिंग की नहीं मिली थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेंडिंग की भी फैसिलिटी है। किसको देना है, किसको देना है, ये देना है स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल बिजनेस यूनिट को, ओके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, और एमएसएमईज को। इनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए, इनकी बेसिक फैसिलिटी को अवेल कराने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अभी एग्जिस्टिंग इन्होंने कंसेप्ट किया है कि जो भी अभी एनबीएफसी बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है, जो क्या कहते हैं एमआईएफआई है, और जो लोकल एरिया बैंक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लोकल एरिया बैंक है, ये सब भी चाहे तो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी भी कुछ कंडीशन होंगे, कंडीशंस बिना कंडीशंस के तो होगा नहीं। अब इसका कंडीशन यह है कि इसको अभी सेम जो इसकी जो कैपिटल होगी वो मिनिमम 100 करोड़ की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। द कंपनी शुड बी पास अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। और ये गवर्न किसे होगा, आरबीआई एक्ट 1934 से ये है, ठीक है। ये डिपॉजिट को किसी भी तरीके के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, और ये मनी लेंड कर सकता है, ठीक है, मनी लेंड कर सकता है, ओके। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे कवर हो गया। इस पे और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लें, एक दो छोटे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं इससे। और जितने भी टॉपिक अभी मैंने बताया इस पे से जितने भी एक एक क्वेश्चंस बन जाएगा, एक या दो क्वेश्चन जो भी बन जाएंगे सैंपल क्वेश्चंस के तौर पे, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और आपके सजेशंस को ध्यान देते हुए हम लोग इसकी बाईलिंगुअल के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपडेट करेंगे आपको, ठीक है। टिल देन यू कीप doing your well preparation, okay, then again we'll meet on 11th June I guess for the class 3rd. Thank you, thanks a lot.